जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है वो गुलाम है ना, बैलेंस कटप्पा टाइप, और एक वो जो दूसरे कंट्री से जाके मिल गया था अटैक करवाने के लिए, जिसको ना वो लटका के पकड़ा था, नहीं देखा? हाँ हाँ हाँ, तो बाहुबली ने लटक के पकड़ा था। वो क्या है? कंडक्शन। जो फ्री है वो कंडक्शन, और जो गुलाम है वो बैलेंस है। ठीक है, तो एनर्जी को दिखाने का ये तरीका, ऐसे लाइन खींच के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे मुझे अमीरी गरीबी दिखाना हो तो जो नीचे है वो गरीब है, जो अमीर है वो ऊपर है, ऐसे कंपैरिजन करने का तरीका है। ऐसी कोई लाइनें थोड़ी एटम के अंदर होती, मतलब हर चीज डायग्राम नहीं होती, कुछ मतलब एक इंडिकेट करने का तरीका होता है, तो ये केवल इंडिकेट करने का तरीका है। तो बैलेंस एनर्जी लेवल क्या है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो बॉन्डेड हैं, और कंडक्शन एनर्जी लेवल क्या है? उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होके विद इन द मटेरियल मूव कर सकते हैं, वो कंडक्शन एनर्जी लेवल है। क्या दोनों बातें क्लियर हैं? ठीक है, अब हम एनर्जी लेवल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एनर्जी बैंड की। मैंने यहां एक बात लिखी है, एक सिंगल एटम के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं, सिंगल एटम के अंदर एनर्जी लेवल होते हैं। एक एटम जो दूसरे एटम से बहुत दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है, उनके एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, उससे पूछा जाए तुम्हारी कितनी एनर्जी, तो एकदम सटीक बताएगा। जैसे तुमने बोर मॉडल में देखा यार, सबसे नीचे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के शेल की, फिर -3.4, फिर -1.9, तो ये इसमें क्या थोड़ा भी अंतर संभव नहीं है, एकदम सटीक है कि इतना है। बात क्लियर? यानी कुछ ऐसी बात है कि भीड़ में से हम एक गरीब खड़ा कर दें, एक अमीर खड़ा कर दें, और एक और ज्यादा अमीर कर दें, तीन तरह के लोग खड़े कर दें, तो वो बताएगा कि मेरी ओवरऑल इतनी वर्थ है, एक सटीक वैल्यू बताएगा, हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पास इतना, पूरा लेखा जोखा हमारे पास इतना है। तो ये तो हो गई कि हमने एक खास अमीर, एक बिल्कुल आइसोलेटेड गरीब, एक आइसोलेटेड अमीर, और एक सुपर अमीर से अलग अलग उनकी पूरी वेल्थ का लेखा जोखा, उसने अपना वेल्थ का लेखा जोखा बता दिया। हालांकि वो पॉजिटिव में होता है, यहां नेगेटिव में चलता है। कम नेगेटिव मतलब ज्यादा, कम नेगेटिव मतलब ज्यादा, बस ऐसे समझो। अब मैं कहूं कि नहीं, हमें गरीब की टोली चाहिए, यानी हम पूरी एक बस्ती में चले जाएं, वहां पे सैकड़ों गरीब हैं, तो क्या सारे गरीब बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के गरीब होंगे? भाई किसी के पास 10,000 का सामान होगा, तो किसी के पास 10,225 का होगा, किसी के पास 10,230 का होगा। यानी अगर हम गरीबों की टोली से बात करें तो एक शार्प पैसा ना हो कि उनके पास एक रेंज ऑफ पैसा होगा। गरीब हैं तो यह बात पक्की है कि जीरो से लगा के उनके पास कुछ 50,000 तक की वेल्थ होगी, या 1 लाख तक की वेल्थ होगी, वो रेंज होगी। मैं कहूंगा इस रेंज के अंदर जो है वो सब गरीब हैं। तो एक सटीक होता है जब एक होता है, और जब बहुत सारे होते हैं तो रेंज की बात करते हैं। तो अभी मैं सिंगल एटम की बात कर रहा था, जब एटम गुच्छे में आ जाते हैं, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है, या सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का एक टुकड़ा है, तो क्या वो टुकड़ा एक एटम का होता है? क्या टुकड़ा हमेशा एटम के बहुत सारे गुच्छों का होता है, और जब गुच्छों का है तो हर एटम के पास सटीकता नहीं रह जाती, और उसका कारण है सटीकता। सोचो कि मैंने गरीब की टोली डिसाइड की और सबको जीरो पे आए थे वो, मैंने सबको 50-50 हजार बांट दिया, और फिर मैंने कहा आपस में बिजनेस करो या आपस में जुआ खेलो। तो कुछ दिन बाद क्या सबके पास 50,000 रह जाएगा? कुछ नीचे आ जाएंगे, कुछ ऊपर आ जाएंगे। ऐसा ही टोली के साथ होता है कि जब बहुत सारे एटम साथ में आ जाते हैं तो उनके पास एक शार्प एनर्जी लेवल ना रह के एक रेंज ऑफ एनर्जी लेवल आ जाता है, तो हम बात करते हैं क्या? एनर्जी बैंड की। यानी अभी मैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, या कंडक्शन वाले ऑर्बिट, कंडक्शन वाला ऑर्बिट ना कह के फ्री एनर्जी लेवल को मैं एक लाइन से दिखा रहा था, अब मैं उसको कैसे दिखाने लगा? बहुत सारी लाइन में। यानी अब मैं कह रहा हूं कि इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की इतनी रेंज है, इस रेंज के अंदर ही वो सारे इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल को पकड़ के बैठे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को, बल्कि बहुत क्लियर बोले तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी लेवल है जो इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा कि एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सारे फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर फ्री हैं? कुछ बहुत ज्यादा फ्री होंगे, कुछ कम फ्री होंगे, इसमें भी अंतर है। यानी क्या एक इलेक्ट्रॉन ये भी फ्री है, ये भी फ्री कहलाएगा? मतलब अमीर का मतलब ये नहीं कि भाई जिसके पास
1 करोड़ है वो भी अमीर है, जिसके पास 10 करोड़ है वो भी अमीर है। तो ये एक रेंज हो गई, बात समझ रहे हैं। तो अभी तक हम बात करते हैं एनर्जी लेवल की, और अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी बैंड की, है ना। तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड हैव शार्प एनर्जी लेवल्स, बट एनर्जीज ऑफ बल्क ऑफ एटम ऑल टुगेदर, यानी बहुत सारे एटम की, यानी क्रिस्टल कैन हैव अ बैंड ऑफ एनर्जी, बैंड ऑफ एनर्जी। दिस हैपन ड्यू टू म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन पास पास आते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं, है ना। इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी में अंतर आ जाता है, तो फिर वो क्या बन जाते हैं, बैंड। तो बैंड का मतलब क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेवल्स, बहुत सारे लेवल, अब एक लेवल ना रह के बहुत सारे लेवल हो गए हैं, कन्फाइंड बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट। तो ये एक बैंड है, ये एक बैंड है, ये एक अलग अलग ऑर्बिट के अलग अलग बैंड होंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतना नोट करें फिर आगे बढ़े। हाँ वो शीट दे दो सबको, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के नहीं होते हैं, वो फ्री होते हैं, फिर उनको ऑर्बिट का नहीं कहा जाता है। एक गरीब की एक वेल्थ होती है, फिक्स होती है, लेकिन गरीबों की एक रेंज होती है कि यहां से लेके यहां तक। अमीर, एक आदमी अमीर है, उसकी वेल्थ होती है, और अमीरों की रेंज होती है यहां से लेके यहां तक। तो वही रेंज को हमने क्या कहना शुरू कर दिया है, बैंड। वैसे तो तुम लोग केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स की भी बात करते हैं, तो तुम सोच सकते हो इनके अंदर ऑर्बिटल होते तो उनके भी बैंड होते। वो उस लेवल पे हम बातें नहीं कर रहे हैं, करना चाहे तो उस पर भी बातें कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग पर्पस पे ज़्यादा बातें करते हैं, केमिस्ट्री पे कम बातें करते हैं। तो हम लोग बस मोटा मोटा देख रहे हैं कि रेंज होती है, ऑर्बिटल्स की भी रेंज होगी, ऑर्बिट्स की भी रेंज होगी। इतनी बात नोट कर ली है, ज़रूरी नहीं है बहुत सारी लाइनें बनाओ। एक अब तो बैंड को ऐसे भी लोग दिखा देते हैं,
ये दिखाने का मतलब है कि इसके बीच में बहुत सारी लाइनें हैं। अभी क्या इनके बीच में भी लाइनें बना दो तो फिर वो दिखना, अंतर दिखना बंद हो जाएगा, फिर वो सीधे सीधे एक ब्लॉक नजर आएगा। तो ब्लॉक का मतलब एक्चुअली लाइनें होता है। जब बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी तो ब्लॉक नजर आने लगता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बैंड। नोट कर लिया? नाम क्या तुम्हारा? अंश। बड़ा अच्छा याद रखने में, ए से। हाँ ठीक, शान का तो पता है। तो अभी तक मैं एनर्जी लेवल कह रहा था और अब मैं क्या बोल रहा हूं, एनर्जी बैंड। और उसमें हमें सारे n बराबर 1 2 3 पे इंटरेस्ट नहीं है। अब किन में इंटरेस्ट है? जनरली आउटर मोस्ट। जनरली आउटर मोस्ट, जब तक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है तब तक वो गुलाम इलेक्ट्रॉन है। तो क्या गुलाम इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। उनको चाहिए क्या? एनर्जी चाहिए। अगर कहीं से उनको एनर्जी मिल जाए तो क्या एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है? बिल्कुल होती है। अगर हम यहां अर्थ पे कहीं भी खड़े हैं तो वहां का टेम्परेचर -273 तो नहीं हो सकता। ऐसी जगह जहां -273 है वहां कोई फोटोन मौजूद नहीं होता। हम अर्थ पे खड़े हैं, इसका मतलब भाई अर्थ में खड़े हैं मतलब -50 से लेके -60 ले लो, चलो वहां पे पोल्स पे -60 से लेके मान लिया अरब चले जाए तो 50 डिग्री, बस इस रेंज में ही तो होंगे। और इस रेंज में फोटोन एग्जिस्ट करते हैं। तो वो फोटोन हमारे आसपास हैं, वो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मटेरियल के साथ, मटेरियल के अंदर तक जा रहे हैं, और उन फोटोन को खा के कोई गुलाम फ्री हो सकता है। यानी वो रिश्वत है जिससे गुलाम को फ्री किया जा सकता है। मगर कटप्पा को फ्री, क्योंकि वो डीप इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत गहरे में है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, कह सकते हैं। यहां पे इनफाइनाइट कीमत नहीं होगी लेकिन बहुत ज्यादा है, बस ये कह सकता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं आउटर मोस्ट के। जनरली आउटर मोस्ट वाले बिकने को तैयार रहते हैं। इनको अगर कोई फोटोनिक एनर्जी मिलेगी तो यही इलेक्ट्रॉन अभी फोटोन खा के क्या बन जाएंगे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन यानी पहले वो इलेक्ट्रॉन इनमें से कोई लेवल पे रहते थे, अब वो इनमें से किसी लेवल में रहने लगे हैं। तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि कंडक्शन बैंड वाली एनर्जी पर पहुंचना कहां से? वैलेंस एनर्जी बैंड से। उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसका नाम हमने रखा है क्या? फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। तो तीन बातें आ गई। वैलेंस बैंड यानी गुलाम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड ऑफ अ बैलेंस एनर्जी, ऑफ बैलेंस एनर्जी लेवल्स। लेवल्स मतलब बहुत सारे लेवल का ग्रुप, वो है बैलेंस बॉन्ड। और कंडक्शन एनर्जी लेवल्स का जो बैंड होगा वो है कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच में जितना एनर्जी का अंतर है वो क्या है? फॉरवर्ड एनर्जी गैप। और वो अंतर पूरा कैसे होता है? फोटोनिक एनर्जी देके। अगर वो एनर्जी मिल जाएगी तो, है ना, यानी कोई भी ऐसी चीज जो पहले कंडक्शन नहीं करती थी वो कंडक्शन कर सकती है। इट्स नॉट गारंटीड बट कर सकती है। इनमें दो का एनर्जी गैप काफी फेमस है। चलो अगले फ्रेम में बताएंगे, इतना नोट कर लें। किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो तुरंत तुरंत क्लियर करते जाए ताकि बाद में दिक्कत ना। ये टॉपिक कई बार पढ़ के लोग भूल जाते हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, भूलो नहीं, और पूरी स्टोरी कनेक्ट करते हुए चलो। मेरा ध्यान केवल एक बोर्ड पे कम रहता है, स्टोरी पे ज्यादा रहता है। और तुम्हारा भी यही, जब स्टोरी होती है तो हम सब कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ डेटा बाद में हम उसके अंदर ग्रास्प कर लेते हैं। दिमाग में स्ट्रक्चर बनना सबसे पहले जरूरी है। बात समझ रहे हैं? अगर हमें पूरी बाहुबली की स्टोरी याद है तो हम उसका एक एक सीन दोबारा रिक्रिएट कर लेते हैं, वहां जाके अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन अगर स्टोरी ही नहीं पता तो सीन याद नहीं आएगा। तो स्टोरी पे नजर रखो कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई स्टोरी जो है ना धीरे धीरे बढ़ रही है, तुमको लास्ट में मैं फिर डिक्टेट करूंगा।
जैसे कोई कहते इस का एनर्जी लेवल -30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका लेवल -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, है ना। इसका कुछ -50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका टॉप का कुछ -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चलो ठीक है। तो बैंड गैप ऑफ कंडक्शन क्या है, इसको डायग्राम को देख के लिख सकते हैं। बैंड गैप ऑफ कंडक्शन क्या है, देख के लिख सकते हैं। बैंड गैप क्या है भाई, इधर से लेके इधर तक का एनर्जी डिफरेंस। कोई बता सकता है कंडक्शन का बैंड गैप क्या है? एंड बैंड गैप ऑफ वैलेंस बैंड, कोई देख के बता सकता है ये दो चीजें, अगर मीनिंग समझ आया है तो। कंडक्शन बैंड का बैंड, इट्स बैंड का बैंड गैप और बैलेंस बैंड का बैंड गैप। बैंड गैप का मतलब होता है कितनी रेंज में गुलाम इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं और कितनी रेंज में। एनीवन देख के बता सकता है? यस, कंडक्शन का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्यों? -10 और -5 का जो अंतर है यही पूरी रेंज है। इसका कितना है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेंज देखना है, इसमें साइन नहीं बताना है, बस अंतर कितना है। जैसे मैं कह दूं कि भाई सबसे गरीबों में सबसे गरीब 10,000 वाला है और सबसे उनमें से सबसे अमीर 1 लाख वाला है, तो रेंज क्या है? 90,000। उस तरह की बात मैं कह रहा हूं। क्या ये समझ में आ रहा है? अब मैं कह रहा हूं बैंड गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप देख के बता सकता है कोई कितना है? इन दोनों में एनर्जी गैप कितना है? फॉरबिडन एनर्जी गैप 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना यार, हमें सबसे अमीरों में अमीरों में सबसे गरीब और गरीबों में सबसे अमीर के बीच का डिफरेंस, उसी को क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से अभी और क्लैरिटी आई है, तो ये एग्जांपल भी नोट कर लें तो सही रहेगा। हेलो, हाँ जी, मैम क्लास पढ़ा रहे हैं 1 बजे के बाद। अच्छा, फोटोन की बात चली है, थोड़ी सी बात मैं फोटोनिक एनर्जी की करना चाहता हूं। तुम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में कभी ना कभी पढ़ा होगा, पढ़ा है। एक फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर h न्यू, पढ़ा है सबने? h न्यू। और इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है sc बाई लैम्डा, ये भी सबने पढ़ा है। अगर हमें, चलो ये तो जूल में आंसर आएगा सब कुछ रखने पे। इसका एक और फॉर्मूला है, अगर E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम का फॉर्मूला होता है 12400 अपॉन E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक फॉर्मूला है जो यहां काम आ सकता है मॉडर्न फिजिक्स का,
बट कभी ना कभी सबने देखा है। इतनी बातें यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन की और लिख लें। ये मैंने देखा है कि मुझे याद नहीं है फॉर्मूला। फिर से देख लिया, अब याद हो जाएगा। जब यूज करते हैं तभी याद होता है। तुमने कभी यूज ही नहीं किया, बस देखा भुला दिया, देखा भुला दिया, है ना। जैसे मान लिया हमने लाइफ में किसी आदमी को 2-3 बार देखा इसे चलते फिरते, अभी अचानक से टकराया तो तुम्हें ये तो लगेगा यार देखा देखा लग रहा है, बट तुम ये नहीं बता पाओगे कहां देखा है। क्यों? क्योंकि कभी उससे कोई वास्ता नहीं पड़ा। जब उसके साथ ट्रांजैक्शन होगा, बातचीत होगी, तब तुम्हारे दिमाग में उसका नजरिया बनता है। तो सेम फॉर्मूलों के साथ है, चाहे जितना फॉर्मूला रट के ऐसे देखने बैठो कोई फायदा नहीं। जब तक हमने उसमें 4 क्वेश्चन नहीं किए तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। जब करेंगे तो पता चलेगा। इतना नोट कर लिया भाई लोग? टेक्नोलॉजी की मदद से टीचर बहुत साफ सुथरा हो गया है, वरना पहले ब्लैक बोर्ड में लिखता था चौक से, अभी सब इजी हो गया थोड़ा सा। मार्कर से लिखते हैं तो भी ये देखो मार्कर के निशान छूट जाते हैं। एक और बात यहीं पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि रूम टेम्परेचर पे जो फोटोन मौजूद हैं हमारे रूम पे, और एक साइबेरिया के रूम पे, और एक पोल के रूम में, मतलब क्या सब जगह एक जैसी एनर्जी के फोटोन होते होंगे या अलग अलग? यानी फोटोन का लेना देना किससे है? रूम टेम्परेचर। जहां ज्यादा टेम्परेचर वहां के फोटोन्स भी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। नहीं तो तुम कहोगे सर नहीं फोटोन का लेना तो फ्रीक्वेंसी से है। न्यू यहां क्या है? फ्रीक्वेंसी। तुम कहोगे नहीं सर फोटोन का लेना तो लैम्डा से है। तो यार फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये फोटोन जनरेट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी है। ये फोटोन की प्रॉपर्टी की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है? नहीं, लेकिन फोटोन किस एनर्जी का जनरेट होगा, कहीं पे कितना एनर्जी का अवेलेबल होगा, वो रूम का टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो आमतौर पे एनर्जी का लेना देना किससे होता है? टेम्परेचर से, यानी फोटोन की एनर्जी का। अभी तुम्हें एक बार एनर्जी पता हो कि किस फोटोन की एनर्जी है, तुम उसका फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, लैम्डा भी। लेकिन उसके लिए तुम्हें यह तो पता हो कि इस रूम में लगभग ये बहुत एग्जैक्ट नहीं होता, किस टेम्परेचर की किस लेवल की एनर्जी मौजूद होती है आमतौर पे। तो इसके एनर्जी का एक अंदाजा मैं तुम्हें याद रखने के लिए बताता हूं। तुमने कभी थर्मोडायनेमिक्स में या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? रूम टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे एक मॉलिक्यूल की एनर्जी का फॉर्मूला, एनीवन? हाँ कुछ बताएं। कैपिटल टी टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर, रूम पे मॉलिक्यूल की एनर्जी किस लेवल की होती है? जो मॉलिक्यूल होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में या केटीजी में कभी पढ़ा है? चलो मैं याद दिलाता हूं, 3/2 kT पढ़ा है कभी? 3/2 kT। इसका मतलब ये 3/2 kT किसकी एनर्जी है? एक मोशन करते हुए मॉलिक्यूल की जो एनर्जी मोशन के साथ एसोसिएटेड है। वो किससे एसोसिएटेड है? मोशन के साथ। यानी कोई जैसे एक पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ऐसी उसके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी ही है। उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 3/2 kT। तो अब वही मॉलिक्यूल अगर फोटोन जनरेट कराएगा तो जिस लेवल का एनर्जी वो रखता है उसी लेवल की एनर्जी वो जनरेट कराएगा। भाई एक अमीर अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो बड़े लेवल का करेगा, कोई सौदा कर रहा है, खरीदारी कर रहा है, और एक गरीब करेगा तो अपने लेवल का। बस में रहे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर उन मॉलिक्यूल से ही फोटोन जनरेट होते हैं जो मॉलिक्यूल मोशन में हैं, तो वो अपने लेवल की एनर्जी जनरेट कराएंगे कि नहीं? और उनकी जो एनर्जी का लेवल होता है लगभग 1.5 kT का होता है, लगभग उसी फोटोन के कम या थोड़ा सा ज्यादा। अब जब डिसाइड नहीं है कि थोड़ा सा कम थोड़ा ज्यादा, तो हम बस ये कह देते हैं kT के ऑर्डर का एनर्जी ऑफ फोटोन
एट रूम टेम्परेचर T, एनर्जी ऑफ फोटोन एट रूम टेम्परेचर T, ये केल्विन में है भाई। T केल्विन इज अबाउट से मतलब है लगभग कितनी होती है, KT। अब यहां K क्या है, K को हम बोलते हैं एनीवन, कौन सा कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की लगभग वैल्यू किसी को पता है, नहीं, इतनी रहती है, ठीक है। 1.4 हम यूज कर सकते हैं, 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 23। H की वैल्यू किसी को पता है, यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, H यहाँ गया प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इतनी बातें और नोट करें। यहां T किस में होना चाहिए, केल्विन में, यानी डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर यहां नहीं चलेगा। तो अब यार इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे कोई कह दे कि इसके और इसके बीच का फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप हमें पता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले तुमने फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कितना लिखा था, कितना लिखा था, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसका लैम्डा बताओ। तो तुम क्या करोगे, ये 20 यहां रख दोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला है ना, तो लैम्डा आ जाएगा। नहीं, तुम कहोगे नहीं सर हमें जूल में पता है। अगर जूल में पता है लैम्डा, जूल में एनर्जी पता है, तो यहां एनर्जी रखो, H रखो, C रखो, तो लैम्डा मीटर में आ जाएगा। E किस में रखना पड़ेगा, जूल में, H रखना पड़ेगा C किसी को पता है क्या है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। H रखोगे, C रखोगे, तो लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा। इसमें लैम्डा किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। इसमें लैम्डा किस में आएगा, मीटर में आएगा। बात क्लियर है। C अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट करने के लिए C यूज होता है, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है। ज्यादातर क्वेश्चन मैं बता दूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में होते हैं, तो यही फॉर्मूला मिलेगा। बात क्लियर है। अब मान लिया किसी को एनर्जी नहीं देना है, वो क्या बताएगा कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन का टेम्परेचर है। सुन ले थोड़ा देर, 300 केल्विन का टेम्परेचर है, तो तुम क्या करोगे, K रखोगे, T रखोगे, क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई। किस में मिली, जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से स्टैंडर्ड आंसर आता है। KT एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, आंसर किस में निकला। मान लिया तुम्हें 300 केल्विन दे दिया, K रखा, T रखा, तो क्या आ गया आंसर, जूल में। अब तुमसे पूछा जाए लैम्डा बताओ, तो तुम क्या करोगे, एनर्जी यहां जूल में रखोगे, HC रखोगे, तो लैम्डा निकल आएगा। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग अलग से करेंगे, अभी इतना समझते जाएं, इतना नोट कर लें कम से कम। मैं एक क्वेश्चन नंबर 15 सबके सामने है, ये करके दिखाऊं तो थोड़ा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देख के बताएं जरा, 11 पढ़ें जरा, 11 पढ़ें। सबसे ज्यादा बैंड गैप किस में होगा, फॉरवर्ड एनर्जी गैप,
इंसुलेटर में, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी, Eg3 सबसे ज्यादा होगा। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 मैं बता रहा हूं, 15 जरा ध्यान से देखें। पहले पढ़ लें। केटी लगाएंगे इसमें, टेम्परेचर को केंद्र में लेंगे और बोल्टजमैन को हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में फॉरबिडन एनर्जी गैप। चलो मैं इसके क्वेश्चन के और सब क्वेश्चन बनाता हूं, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप इन एनर्जी बैंड ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई यार, इसमें कुछ बताने को ही नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो तरह के एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं और उनके बैंड गैप स्टैंडर्ड है जो हमें पता होना चाहिए। सिलिकॉन का 1.1 और जर्मेनियम का 0.7। अच्छा, मैंने ये कंपैरिजन दिखाया है, ये कंपैरिजन भी समझ लें। अभी इस पे क्वेश्चन वो नजर नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। अभी मैंने कहा फॉरवर्ड एनर्जी गैप किसमें सबसे ज्यादा होता है? इंसुलेटर में। उससे कम किसमें होगा? सबसे कम किसमें होगा? बल्कि कंडक्टर में हम कहेंगे कोई गैप है ही नहीं है। यानी ये दो कैटेगरी एक दूसरे से ओवरलैप्ड हैं। कोई इलेक्ट्रॉन कभी कभी वो कंडक्शन, वही कंडक्शन में बदल जाता है और वही बैलेंस में। कंडक्टर के ऐसे एग्जांपल्स एनीवन जो बता सकता है? कंडक्टर्स, कंडक्टिंग मटेरियल के एग्जांपल एनीवन? हाँ, यानी आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, सब ये जितने भी मेटल हैं उनके अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी ऑर्बिट में होते हैं, कभी फ्री हो जाते हैं, कभी कोई दूसरा ऑर्बिट में चला जाता है उसकी जगह ले लेता है और कोई तीसरा उसी से कोई दूसरा फ्री हो जाता है। यानी वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं। यानी मैं कह सकता हूं यार कि यहां भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनको बिलोंग करते हैं, इन लेवल्स को भी बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इनको भी बिलोंग करते हैं। तुम किताब में देखो तो कई जगह ऐसे दिखा देते हैं कि यहां भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं और यहां भी। ये बस इंडिकेशन है कि इन लेवल को ऑक्यूपाई करने वाली भी भीड़ ठीक ठाक है और इस लेवल को ऑक्यूपाई करने वाली भीड़ भी ठीक ठाक है। बात क्लियर है? दोनों लेवल को ऑक्यूपाई करने वालों की भीड़ ठीक ठाक है, और ठीक ठाक का मतलब कि इतनी कि उसमें कंडक्शन इजीली हो सकता है। सेमीकंडक्टर में इन लेवल्स को ऑक्यूपाई करने वाले इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक हैं, बल्कि बहुत सारे हैं। इनको ऑक्यूपाई करने वाला इक्का दुक्का 10 की पावर 29 में से एक। यानी अगर 10 की पावर 29 यहां इतने सारे मैं दिखा दूं, उनमें से एक इसको बिलोंग करेगा। यानी उतनी भीड़ में से कोई एक, यानी कोई गरीबों की बस्ती में एक मसीहा है, सब गरीब हैं। वो कौन सी आई थी वो खान वाली, आई मीन कोयले की खान वाला, खनन वाला कुछ था, KGF। हाँ, कि गुलामों की बस्ती में एक मसीहा, गुलामों की बस्ती में एक मसीहा, उस तरह का मामला है। यहां क्या है कि हर तरह के हैं यार, बहुत सारे फ्री हैं। ये मतलब फ्री माहौल वाली अमेरिका वाला माहौल है कि यही कभी कभी इंडियन कल्चर फॉलो कर लेते हैं और कभी कभी अमेरिकन कल्चर, मतलब कंडक्शन मतलब अमेरिकन कल्चर। फ्री है एकदम, कोई कंट्रोल नहीं है। यहां इंडिया वाला है ना इंसुलेटर, नेपाल वाला नो, इसका सही एग्जांपल है साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया। यहां एक की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका का कल्चर फॉलो कर पाए, सब डरा बैठा आदमी ये है। यानी KGF में उसके आने से पहले जो थे वो सब यही थे, है ना। यानी इन लेवल को बिलोंग करने वाले करोड़ों इलेक्ट्रॉन है और इस लेवल को बिलोंग करने वाला एक को इलेक्ट्रॉन है, और ना कोई उम्मीद है, ना कोई उम्मीद है। उम्मीद क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो इतना ज्यादा है कि रूम टेम्परेचर तो छोड़ो,
भट्टी के अंदर भी फोटोन इतनी एनर्जी के नहीं होते जो इनको यहां से वहां पहुंचा पाए। मैंने अभी भी बताया टेम्परेचर बढ़ने से क्या एनर्जी की वैल्यू kT होती है, तो ये एनर्जी लेवल kT के मतलब kT से ज्यादा होता है, नो डाउट kT से ज्यादा होता है। kT मतलब रूम टेम्परेचर पे जो फोटोन मिलते हैं, ये एनर्जी गैप kT से बहुत ज्यादा होता है और इसमें गैप ही नहीं है, तो मैं कहूंगा ये तो हमेशा ही कंडक्शन में रहेगा, ये टेम्परेचर का भी वेट नहीं करेगा। तुम हिमालय में भी चले जाओ तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी किन के अंदर, इन मटेरियल के अंदर। इसके लिए तुम्हें भट्टी की जरूरत पड़ेगी, मतलब थोड़ा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसमें भट्टी में भी उम्मीद नहीं है। क्या बात समझ रहा है? इनका kT से बहुत ज्यादा है, इनका kT से ज्यादा है, मगर उम्मीद है इक्का दुक्का, वो भी बहुत ज्यादा उम्मीद है, उसमें उम्मीद ही उम्मीद है। ये सारी बातें क्लियर है, नोट कर लें। ये सर 18 क्वेश्चन हो जाएगा ना, देखना 18 18 इसी तरह का है, पहले इतना नोट करते जाएं। ये भी फॉर इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है, क्योंकि सबको पता है। हाँ, लाइनें ना बनाओ तुम लोग, ब्लॉग बनाओ, ऐसे जैसे किताबों में बना होता है। लाइनें तो मैंने समझाने के लिए बनाई है, तुम लोग सीधे ब्लॉग बनाओ। अब तुम्हें पता है ना इस ब्लॉग के अंदर लाइनें हैं, दैट्स इट। ईजी लिख देते हैं, इसका मतलब होता है बैंड गैप। तो अभी ईजी का कंपैरिजन मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे ज्यादा किस में होगा, इंसुलेटर में, इंसुलेटर में। फिर वो ईजी किस में, सेमी कंडक्टर में। और सबसे कम किस में होगा, वो होता ही नहीं है किस में, कंडक्टर में। कंपैरिजन ये हमको ध्यान रखना चाहिए, बल्कि याद रहेगा ही। पढ़ाई ऐसे करना है कि ऐसा होना ही चाहिए वाली, मतलब ये नहीं कि ऐसा होता है, होता है इज इंफॉर्मेशन, और जब तुम्हें ये लगने लगे ऐसा ही होना चाहिए तो फिर वो याद नहीं रखना पड़ता है। नहीं आएगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आएगा। जब तक सिलेबस डिक्लेयर नहीं होता तब तक फालतू चीजें नहीं पढ़ना है। मैंने पहले दिन बता दिया है कि जो सिलेबस में है और पिछले साल जो साफ साफ रिमूव किया है उसको नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो साफ साफ रिमूव किया, जो डिप्लोमेटिक सा है वो पढ़ेंगे। डिप्लोमेटिक मतलब कि क्लैरिटी कभी करी नहीं है नीट वालों ने, उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे रोलिंग पे कभी क्लैरिटी की नहीं, पहले भी नहीं लिखता थे, अभी भी नहीं लिखा है, लेकिन रोलिंग पे एक क्वेश्चन पिछली क्लास में, पिछली बार बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आ गया है पिछली बार। इस एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
यार ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो ये मान के चला जा रहा है सब लोग 12वीं पास करके बैठे हैं, तो कुछ अगर ऐसा फॉर्मूला आ जाता है जो तुम्हें समझाया नहीं गया है बट यूज कभी ना कभी किया है, तो उसको अभी एज्यूम कर लें, जब उसका करस्पॉन्डिंग टॉपिक चलेगा तब उसको डिटेल में समझा दिया जाएगा, अभी यूज करना तो सीखना पड़ेगा, है ना, ऐसा कभी भी होगा। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लें पहले, और जिसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है वो ट्राई करने की भी कोशिश कर सकता है। नोट कर लिया है? चलो तो थोड़ा तुम बताते जाओ, मैं करता जा रहा हूं, अभी तुम लोगों से सीधे नहीं करवा रहे हैं, इससे पहले कि फ्रस्ट्रेट हो। रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन का टेम्परेचर है, मैंने पूछा है कि जब टेम्परेचर है तो वहां फोटोन मौजूद होंगे, और फोटोन एकदम एग्जैक्ट तो होते नहीं, रफली एक फोटोन कितनी एनर्जी का होगा वो एनर्जी लिखना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमको? E इक्वल टू के टी। तो इससे जो आंसर आएगा जूल में आएगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा? जूल में आएगा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जूल में। के की वैल्यू चलो 1.4 इंटू 10 की पावर -23, टेम्परेचर कितना मैंने बोला 300, तो ये कितना आ गया 4200 डेसिमल लगेगा यहाँ इंटू 10 की पावर -23, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लगभग 4.2 जूल। क्लियर है? ये है रिमोट, ये सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इतनी सॉल्विंग है, मल्टीप्लाई किया है, 2 जीरो यहाँ से खिसकाए हैं तो वहाँ की पावर में 2 का अंतर पड़ गया है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम। भाई इस टॉपिक में बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, इसीलिए मैंने यहीं से शुरुआत करी है कि पहले डाइजेस्ट करना सीखो थोड़ा थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना, अब कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में, कैसे पता चलेगा जूल में लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है? वो ये नहीं बताएगा कि एनर्जी वो बताएगा एनर्जी बताओ, फिर हमें क्या देखना है ऑप्शंस। अगर जूल में दिख रहे हैं तो हमें ये काम करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखे हैं तो हमें एक काम और करना है, जब भी हमें जूल वाला आंसर पता हो और उसमें हम ई से डिवाइड कर दें तो आंसर किस में आ जाता है, और ई की वैल्यू इतनी होती है। बहुत सिंपल है। हम अब एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाना चाहते हैं, ई का मतलब एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करना है, एनर्जी इन जूल में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड कर देंगे, देखो यार 4.2 ये उधर आ जाएगा, कितना आ रहा है लगभग -2, यानी लगभग 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझिए, इतनी एनर्जी। अच्छा मैं एक क्वेश्चन और इसी में इन्वॉल्व कराऊं, will the photon able to fill the band gap of germanium?
मेरा क्वेश्चन है, क्या ये एनर्जी जर्मेनियम के बैंड गैप को फिल कर सकता है? मेरा क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिल करने का क्या मतलब है? इनके बीच में एक बैंड गैप है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और जो फोटोन रूम में मौजूद हैं वो कितने हैं? 0.0। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये उस गैप को भर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देगा? एक ही बात है यार, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, क्या वो गैप को फिल कर देगा? सेम क्वेश्चन। कोई पूछे क्या इलेक्ट्रॉन को वो कंडक्शन में भेज देगा? नहीं भेज पाएगा। फोटोन है हल्का, जरूरत है ज्यादा। कोई पूछे क्या एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है इस फोटोन से? नहीं बन सकता। क्या वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होगा? सबका जवाब यही है। अगर तुम एनर्जी निकाल ले गए तो 5-6 क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी बोले ये बनाए जा सकते हैं। अभी हर क्वेश्चन की लैंग्वेज या थ्योरी नहीं लिखाई जाएगी, ये अंडरस्टैंडिंग है यार, क्योंकि नोट्स बड़े होने से नहीं यार, थॉट बड़ा होना चाहिए तब काम बनेगा। क्या इतने क्वेश्चन इस एक डेटा से पूछे जा सकते हैं? क्या जनता समझ पा रही है? ये 2.5 नंबर, विल द फोटोन एबल टू फिल द गैप ऑफ जर्मेनियम? नो। इसका आंसर हो गया नो। कैसे कंपेयर किया? जो एनर्जी मौजूद है और जिस एनर्जी की जरूरत है उसका अंतर देख के। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन बताओ। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? E इक्वल टू एच न्यू। जूल वाला या इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला? इसके लिए मैंने कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फॉर्मूला ही नहीं बताया है। तो यहां क्या लिखने वाले हो? हैं? अच्छा, जूल वाला, सॉरी, ठीक, गुड। 4.2 इंटू 10 की पावर -21। एच की वैल्यू न्यू हमें निकालना है, तो न्यू निकल आया यार 4.2 अपॉन 6.6। ये नीचे, ये पावर ऊपर चली गई, मैं करके दिखाऊं क्या? क्या ये नीचे से ऊपर जाता है तो पावर का साइन उल्टा हो जाता है। जब इसको काटेंगे तो यहां +34 हो जाएगा। 34 में से 21 गया, इसको 2 से काट दें, तीन से फिर कटेगा, ये कितना आ रहा है? 13। ये लगभग आ गया 7/11 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज। हाँ तो ठीक है, 7 में 11 से डिवाइड कर दो तो लगभग 6 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन देख के पता चलेगा, शायद इसी लुक में सारे आंसर हो। ऑप्शन देख के पता चलता है आगे हमें क्या करना है। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात सबको समझ में आ गई है। एक और आखिरी क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। SC बाई लैम्डा। यस, मैं उसी से करवाना चाह रहा हूं। ज्यादा आसान कौन सा पड़ता है, जूल वाला या एक्स्ट्रा? तो हम सीधे सीधे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम निकाले। ऑप्शन देखोगे तो 90% केस में एंगस्ट्रॉम में निकालेंगे। तो उसके आगे 12400 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी है? 2.6 इंटू 10 की पावर -2। क्या इसको सॉल्व करके लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा? ठीक है यार, अभी सॉल्विंग धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी क्लियर हो गया कि इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। भाई थ्योरी अलग चीज है, क्वेश्चन आते क्वेश्चन ही है। थ्योरी केवल इसलिए कि हम सारी चीजों को याद कैसे रखें, एक स्टोरी होना चाहिए, इसलिए थ्योरी पढ़ना है। लेकिन थ्योरी पे ज्यादा क्वेश्चन की उम्मीद मत करो यार, 2-4-5 क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर में, ज्यादातर में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो न्यूमेरिकल से बहुत दूर नहीं रहना है। वही मैं बता रहा हूँ, वही रेशियो रहेगा। तो
थ्योरी इसलिए भी जरूरी है कि सब कुछ ग्रिप में रहे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा बहुत आते भी हैं, ऐसा भी नहीं। अभी मैं, चलो मैंने ये चीज बोली नहीं, एक लाइन नहीं लिखाई, मैं कह दूं बताओ अच्छा 0 केल्विन टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं?